नमस्कार, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग? क्या हाल है आप सभी के? और भाई कैसे चल रही है आप सबकी मैराथन? कैसे चल रहा है आपकी क्लास की तैयारी, बताएं। चलिए बहुत बढ़िया। आइए आइए, जल्दी जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे फटाफट। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। जो आज ये मैराथन आप देख रहे हैं, इसमें आपने अभी कई सारी क्लासेस करी होंगी। तो इसी की क्लास में बच्चों आज हम आप सबके साथ जो है, आपका जो एक सेगमेंट होता है बैंकिंग अवेयरनेस, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे, है ना। तो चलिए भाई देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बैंकिंग अवेयरनेस के, जो आपके एसबीआई पीओ के मेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज की क्लास में बच्चों जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आपको, मैं अगर बताऊं तो थोड़ा सा लेवल अप है ना। अप लेवल रखा गया है। दूसरी बात, एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्योंकि बच्चों देखो आप एस बी आई पी ओ का मेंस देने जा रहे हैं, थोड़ा लेवल तो आपको होना ही चाहिए उसमें भी। दूसरी बात याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन हैं ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो कुछ छठे छठा है, मतलब ऐसे हैं जो आपके कई बार आपके एग्जामिनेशंस में, चाहे वो बैंक का आईबीपीएस का एग्जाम हो, एसबीआई क्लैरिकल हो, आईबीपीएस पीओ हो, आईबीपीएस क्लैरिकल हो, आरआरबी हो, कहीं ना कहीं वो टकराया हुआ क्वेश्चन। मतलब ऑल आर पीवाईक्यूज आप कह सकते हो, किसी ना किसी बैंक की परीक्षा में आए हुए हैं, चाहे वो क्लैरिकल हो चाहे पीओ हो, कहीं ना कहीं। तो आइए अपनी क्लास को फिर आगे बढ़ाते हैं आप सब बच्चों के साथ। और उम्मीद है आप सब तैयार होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी लगाएंगे, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आप सबके साथ क्या मिलने वाला है। क्या है पहला क्वेश्चन? लीजिए पढ़िए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, लगाएं बच्चों। पढ़ो बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, जवाब दो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आज की क्लास का। लीजिए भाई, भाई एक क्वेश्चन में कह रहे हैं, विच कमेटी रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ पेमेंट्स बैंक इन इंडिया? बताइए, हमारे इंडिया में जो पेमेंट्स हैं उनको बनाने के लिए आखिर कौन सी कमेटी को लाया गया था? पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक आपने पढ़े होंगे, वहीं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है उर्जित पटेल कमेटी। दूसरा ऑप्शन दिया गया है बच्चों नचिकेत मोर कमेटी। थर्ड ऑप्शन दिया है पीजे नायक कमेटी। फोर्थ ऑप्शन है तारापुर कमेटी एंड द लास्ट ऑप्शन इज नंदन नीलकनी कमेटी। पढ़िए आराम से, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए सारे बच्चे। देखो भाई गलती मत करना, चाहे तो 1 मिनट फालतू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं चाहता हूँ आंसर बिल्कुल सही आए। लगाइए आंसर, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। पढ़िए बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबके अपने अपने अलग अलग जवाब आ रहे हैं। चलो अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। भाई जिन बच्चों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। और बच्चों याद भी करने का तरीका है, अरे दिल मांगे मोर, क्या पेमेंट, भाई पेमेंट ऐसे याद करो, है ना। दिल क्या मांगता है? मोर, मोर पेमेंट मांगता है। तो यही हो गया करेक्ट आंसर, नचिकेत मोर कमेटी, है ना। याद रखिएगा, तो नचिकेत मोर कमेटी इज द 100% करेक्ट आंसर। अब पेमेंट बैंक को लेकर कुछ बात करी जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि एट प्रेजेंट अगर हम बोलें तो वर्तमान में टोटल मिला के 5 पेमेंट्स बैंक हैं। और अगर क्वेश्चन पूछता है पहला पेमेंट बैंक कौन सा है, तो उसका नाम है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक है हमारे देश का पहला पेमेंट बैंक, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में बच्चों पहले 6 थे पेमेंट बैंक, लेकिन अभी एक पेमेंट बैंक था, इसका नाम था पेटीएम। पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल करा, जिसके कारण अभी ये चार आपके 5 रह गए, पहले 6 थे 5 रह गए, है ना, याद रखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। लीजिए पढ़िए, अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम, अच्छा एमआरएस सिस्टम की बात हो रही है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजर्व द आरबीआई मस्ट मेंटेन इन गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज टू इशू करेंसी? बताओ बच्चों, आरबीआई को अगर नोट छापना होता है तो उसके तहत एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है बच्चों आरबीआई को, जिसको बोलते हैं एमआरएस, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो ये कह रहे हैं उसे कितने रिजर्व मेंटेन करना कंपलसरी है। लगाइए आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप प्रयास करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर सारे बच्चे, बाकी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ही। बताएं।
चलिए बच्चों देखते हैं भाई आंसर क्या है। आप क्वेश्चन का क्या लगाया आपने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये मैं देखो पहली बात याद रखनी है, हमेशा याद रखना, जो हमारे देश में आरबीआई जो है जो नोटों को प्रिंट करता है, उसको प्रिंट करने के लिए वो एक सिस्टम फॉलो करता है और उस सिस्टम का नाम है एमआरएस, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये सिस्टम कहलाता है जिसके तहत हमारे देश में आरबीआई नोट छापता है, एमआरएस सिस्टम। अगर मैं बात करूं इस सिस्टम के तहत बच्चों आरबीआई को टोटल 200 करोड़ का रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। अब इस 200 करोड़ में अगर बात करें तो 115 करोड़ का बच्चों होता है गोल्ड। क्या होता है? गोल्ड होता है, सोना। 115 करोड़ गोल्ड रखना पड़ता है। और 85 करोड़ का, भाई 115 में से 200 में से 15 का 115 का 85 बचेगा, तो 85 करोड़ का होता है फॉरेक्स होता है। फॉरेक्स का मतलब विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज। तो इस तरीके से 115 करोड़ का गोल्ड लगा के और 85 करोड़ का फॉरेक्स मेंटेन करके कुल मिला के 200 करोड़ रुपए रखते हैं आरबीआई के द्वारा, और हमारे नोटों को प्रिंट करने का रास्ता खुल जाता है। याद रखना, दो बातें बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। अगर आरबीआई ने इन दोनों को मिला के 200 करोड़ रुपए मेंटेन कर लिया तो अब क्या है, अब आरबीआई नोटों को छाप सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भैया नोट छाप दिए के लिए जो है मशीन चला के सो जाएगा आरबीआई, नहीं। नोट छपेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमी, देश की आवश्यकता के अनुसार छपेंगे, है ना। अगर मान लो ये फॉलो नहीं कर पाता सिस्टम तो क्या होगा? तो बच्चों देश में कितना भी पैसों की जरूरत क्यों ना हो, कितना भी जरूरत क्यों ना हो, तो चाहते हुए भी आरबीआई नए नोट प्रिंट नहीं कर सकता। तो ऐसा समझो जैसे आपको बच्चों मेंस एग्जाम देना है तो प्री क्वालिफाइड करना जरूरी होता है। तो बस ये समझ लो ये आरबीआई का प्री है, ये क्वालिफाइड करना जरूरी है। अगर मान लो कोई बच्चा प्री क्वालिफाइड करे, अब उसके ऊपर है वो मेंस देने जाए ना भी जाए, हो सकता है जाए, हो सकता है ना भी जाए। मान लो कोई ऐसी घर में दिक्कत आ गई ना जा पाया, या कोई ऐसी समस्या आगे नहीं पहुंच पाया मेंस तक, है ना। उसके बाद दो ऑप्शन है, लेकिन कब? जब प्री पास होगा। तो वही चीज यहाँ पे है, ये आरबी का प्री एग्जाम है, इसे पास करना कंपलसरी है, नोटों को छापना है तो, है ना। छापो मत छापो वो अलग बात है। चलो तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओवरऑल पूछा था, है ना। मस्ट में गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी, तो ओवरऑल हो जाएगा हमारा 200 करोड़। अगर खाली गोल्ड पूछता तो 115 होता, खाली फॉरेन सिक्योरिटी पूछता तो 85 करोड़ होता। हमें टोटल पूछा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एसएफएमएस का फुल फॉर्म बताओ। बताओ बच्चों, कई बार आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। पढ़िए आराम से, ऑप्शन सोचो समझो जवाब दो। जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सब बच्चे अच्छे से जवाब देंगे, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल, काफी बच्चों से ही समझ गए। बच्चों ये वही है जिसे बोलते हैं इंडियन वर्जन ऑफ शिफ्ट, है ना। भारत का देसी देसी शिफ्ट है, इंडियन शिफ्ट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? इंडियन शिफ्ट कहते हैं, है ना। जैसे बच्चों शिफ्ट काम करता है इंटरनेशनल पे, लोकल में काम करता है एसएफएमएस, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। कहीं लिखा है भाई स्ट्रक्चर्ड? ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 1 मिनट में आंसर लगाओ, खेला खेला खत्म। तो ये हमारा बच्चों, हमारे जो इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, उनके बीच जो मैसेज ट्रांसफर होते हैं उनको देखता है, उनको मैनेज करता है। और शिफ्ट इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, अंतर बस दोनों में यही है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा मैं आप सबके साथ मिलकर। पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ पीएसएल सर्टिफिकेट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एन एग्जाम, कई बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में क्वेश्चन। लगाओ देखते हैं कौन देगा सही जवाब।
पढ़िए। हाँ भाई, क्या लग रहा है आंसर? कुछ तो लगाओ। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अपने अपने अकॉर्डिंग सही जवाब देना सब बच्चे। पहला ऑप्शन एग्रीकल्चर है, दूसरा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, तीसरा एमएसएमई है, चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर, लास्ट ऑप्शन जनरल। चलो देखो बच्चों, याद कर लो जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो पीएसएल सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, ये 4 प्रकार के हैं। पहला प्रकार एग्रीकल्चर होता है, दूसरा एसएमएफ होता है, इसे शॉर्ट में एसएमएफ बोलते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, तीसरा एमएसएमई होता है और चौथा जनरल होता है। ये कोई नहीं होता तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं पूछा था कौन सा नहीं होता। तो यही तो नहीं होता भाई, और क्या, खत्म कहानी। सेकंड्स के अंदर। अब एक बात और याद रखना, ये जो पीएसएल सर्टिफिकेट्स होते हैं ना बच्चों, इनका एक स्टैंडर्ड साइज होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि कितना होता है स्टैंडर्ड लॉट साइज, है ना, स्टैंडर्ड लॉट साइज पूछता है ऐसे करके, तो आप याद रखेंगे 25 लाख। इससे कम का पॉसिबल नहीं है, इससे कम के पीएसएल पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बैंक पीएसएल सर्टिफिकेट निकालता है तो कम से कम 25 लाख का तो इशू करना पड़ेगा, या उसके मल्टीपल में करना पड़ेगा, है ना, इसके ऊपर। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगाओ। भाई कह रहे हैं हाउ मेनी बैचेस डज एनईएफटी ऑपरेट अंडर द अपडेटेड आरबीआई गाइडलाइंस। एनईएफटी के तहत बच्चों आरबीआई की जो अपडेटेड गाइडलाइंस है उसको फॉलो करा जाए तो एनईएफटी कितने बैचेस में काम करता है? लगाइए आंसर। एनईएफटी टोटल कितने बैचेस में काम करता है? सोचो समझो जवाब दो, लगाओ। बताओ बच्चों आंसर। चलिए, अब इसमें ना 2 ऑप्शन कंफ्यूजिंग हैं जो आप परेशान हो रहे होंगे। चलो बताता हूँ। पहला ऑप्शन है 12 बैचेस पर डे, दूसरा है 24 बैच, तीसरा है एवरी 30 मिनट, फिर है एवरी 15 मिनट और फिर है 48 बैच। देखो, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, अपने आप को आंसर, अपने आप खुद ही आपको आंसर मिल जाएगा। बच्चों एनईएफटी का फुल फॉर्म आप जानते हो, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, है ना। ये एक पैसे भेजने की प्रणाली होती है बच्चों, जिसकी हेल्प से हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। एनईएफटी के बारे में बात करा जाए तो 24 घंटे काम करता है, 7 दिन काम करता है, मतलब संडे हो या मंडे आप कभी भी इससे पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मिनिमम लिमिट ऑफ एनईएफटी, इसका कोई मिनिमम लिमिट होता है, तो आप याद रखना प्रेजेंट में इसका कोई मिनिमम लिमिट नहीं होता, ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट होता है। नो मिनिमम और नो मैक्सिमम लिमिट, मतलब कितना भी आप इससे पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। एक बात और याद रखिएगा, ये जो एनईएफटी है बच्चों, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है। अब स्लो का मतलब ये मत समझना कि 3-4 दिन लगेंगे, अरे मतलब कुछ घंटे स्लो हो जाता है। वो घंटे इसलिए स्लो हो जाता है बिकॉज ये थोड़ा ना बैचेस में काम करता है। किस में काम करता है? इट वर्क्स इन बैचेस, है ना, बैचेस में काम करता है। और ये जो बैच होता है बच्चों, ये एक बैच 30 मिनट का होता है, एक बैच 30 मिनट का होता है। अब आप मुझे बताओ नंबर ऑफ बैचेस कितने होंगे भाई? अब 24 घंटे काम कर रहा है, एक बैच 30 का है, तो 48 बैच हो गए नहीं हो गए? तो यही बच्चा कंफ्यूजन में होता है। अब ये क्वेश्चन में तो पूछा है हाउ मैनी बैचेस, कितने बैच बनेंगे, तो 48 आंसर हो गया, खेल खत्म। अब बच्चे क्या करते हैं, 30 मिनट का एक बैच होता है, लगा देंगे। अरे 30 मिनट मत लगा दी लल्ला, वो गलत हो जाएगा। अगर वो पूछता है कितने मिनट का एक बैच होता है तो हम 30 मिनट लगाते, लेकिन उसने कितने बैच होते हैं तो पूछा है आंसर, तो हम आंसर 48 बैच लगाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ आईबीएएन, बताओ। आईबीएएन का मैक्सिमम लेंथ क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए। लगाइए आंसर। फुल फॉर्म भी लिख देना भाई कमेंट बॉक्स में, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखो आईबीएएन का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी हाथों हाथ लिख दीजिएगा बेटा।
सोचो समझो जवाब दो। लगाइए। 34, वेरी गुड। जो 34 दिया बिल्कुल सही है बच्चों, याद रखना ये जो IBAN है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। ये है IBAN का पूरा नाम, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। अगर हम बात करते हैं बच्चों इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर को लेकर, तो ये हमारा ऐसे समझ लो जैसे इंडिया में IFSC कोड होता है ना, वैसे ही है IBAN नंबर, और ये इंटरनेशनल लेवल पे यूज होता है ना। चलो, आ स्टैंडर्ड शिफ्ट कोड कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी कैरेक्टर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है शिफ्ट का, लगाओ आंसर। कई बार आता है एग्जाम में, कई बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए बताइए जल्दी सारे बच्चे। लगाओ। चलिए, तो ये शिफ्ट कोड के बारे में बात करेंगे हम। बहुत बढ़िया बच्चों, याद रखना है शिफ्ट जो है 8 और 11 कैरेक्टर का कोड होता है शिफ्ट कोड। अगर मैं शिफ्ट के बारे में बात करूं तो इसका फुल फॉर्म है तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है जिसे हम शिफ्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये जो सोसाइटी है, याद रखिएगा ये सोसाइटी कब बनी थी 1973 बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछते हैं एग्जाम में। इसका हेडक्वार्टर है बच्चों बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स में भी एक जगह है, वो मैं लिख देता हूँ, कई बार ना जगह का नाम भी आ जाता है एग्जाम में, ला हुल्फे। ये एक जगह है, जैसे बच्चों हमारी दिल्ली है ना, दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता, कितने शहर हैं भारत में, वैसे एक जगह है वहाँ पे ब्रुसेल्स में बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में ला हुल्फे पे है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। एक बार एग्जाम में खाली ला हुल्फे दिया था, सारे बेल्जियम के शहरों का नाम दे दिए, बच्चे बेचारे कह रहे ये क्या पूछ लिया, अभी ये आ गया तो आगे क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं बता देता हूँ, अब याद रख दीजिए इसे है ना। चलो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन लगाओ। वेयर कैन ए कस्टमर फाइंड द MICR कोड ऑन ए चेक। बताओ एक कस्टमर को MICR कोड कहाँ मिलेगा लगाइए आंसर। पहला ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। अच्छा भाई, और पढ़ो। बैक चेक के पीछे, बॉटम में, वाटर मार्क वाली जगह, या सिग्नेचर लाइन के ऊपर। सोचो कहाँ पे होगा, सोचो सोचो समझो समझो, लगाओ लगाओ आंसर चेक तो देखे हो ना। देखिए भाई, अगर हम चेक को लेकर बात करते हैं तो आप देख लीजिए इस तरीके से चेक होता है ना। तो अगर आप चेक पे गौर करेंगे, ध्यान देंगे बच्चों, तो चेक पे ये जो प्लेस होता है, ये, अरे ये सुंदर सा बना दिया देखो, यहाँ पे, इधर, यहाँ पे देखिए इस साइड, इसी जगह आपको मिलेगा MICR कोड मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन कोड है। और ये MICR कोड अगर बात करा जाए तो ये 9 डिजिट कोड है, इट इज ए 9 डिजिट कोड। और ये क्या करता है बच्चों, ये चेक की इंफॉर्मेशन देता है। कैसी बताते हैं, ये भी जान लो। 9 डिजिट कोड जो है बच्चों, इसके बंटवारे होते हैं, जैसे 3 3 के बंटवारे। पहले जो 3 हैं पहले 3 से बताते हैं शहर के बारे में।
कि वो चेक कौन से शहर का है। फिर जो 3 होते हैं मीडियम वाले या बीच वाले, जो 3 होते हैं वो बैंक के बारे में बताते हैं, कौन से बैंक का है। और जो लास्ट की जो 3 होते हैं बच्चों, वो उसकी लोकेशन या ब्रांच के बारे में बताते हैं। इस तरीके से MICR कोड का यूज़ चेक को आइडेंटिफाई करने में होता है कि वो कौन से बैंक का है, कौन से शहर का है, कौन से उसकी ब्रांच का है ना। हमेशा का मिलता है बॉटम में मिलता है, याद रखना, एट द बॉटम। यहीं पर ही बच्चों चेक नंबर भी मिलता है, उसी के पास में यहाँ पे मिलता है। चलो लगाओ। नीश बैंकिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीश बैंकिंग? सोचो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नीश बैंकिंग से आप क्या समझते हैं? लगाइए। लगाइए। चलो भैया देखें भाई क्या है, पिटारा खुला है, देखें बच्चों ने क्या आंसर दिए हैं भाई। आई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नीश बैंकिंग ये है थोड़ा सा अटपटा और चटपटा क्वेश्चन, गड़बड़ भी करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन में। चलो कोई नहीं, देखेंगे सही आंसर किसने दिया, किसका सही है और किसका गलत है। देखो बच्चों, पहला ऑप्शन, फोकसिंग ऑन ए स्पेशलाइज एरिया, बैंक डेट ऑपरेट ओनली रूरल मार्केट, बैंक डेट ओनली इशू क्रेडिट कार्ड, जनरल पर्पस बैंकिंग। अच्छा भैया अब सुनो मेरी बात ध्यान से। बच्चों नीश बैंकिंग का मतलब होता है एक इस प्रकार की बैंकिंग जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को, पर्टिकुलर क्षेत्र को फोकस करते हुए प्रोवाइड की जाती है, उसे नीश बैंकिंग बोलते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, उसने ब्रांच ओपन करी फॉर स्टूडेंट्स, ओनली फॉर स्टूडेंट्स, वहाँ पे केवल स्टूडेंट के खाते खुलेंगे, स्टूडेंट को दे रहा है ना, तो वो नीश बैंकिंग हो जाएगी। किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सनस को टारगेट करते हुए जो बैंकिंग है वो नीश बैंकिंग है ना। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ही ऑप्शन जिंदाबाद है भैया, देख लो पहले लिखा है स्पेशलाइज एरिया, तो यही होगा खेल खत्म, है ना। आइए आगे देखते हैं। लीजिए पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए। व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट पर AEPS, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम फुल फॉर्म है AEPS का, विड्रॉल एज पर NPCI। बच्चों NPCI की गाइडलाइंस के अनुसार AEPS में मैक्सिमम विड्रॉ लिमिट पूछिए एक बार में, बताइए क्या होगा आंसर, लगाओ। सोचो जवाब दो। चलिए भाई बताइए आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 10,000 रुपये इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब दिया। 10,000 रुपीज याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन बताओ इसी बात पर, लीजिए पढ़िए। बच्चों ये कह रहे हैं ATM सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी में एक फुल फॉर्म होता है EMV। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EMV? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए आंसर, सारे बच्चे आंसर लगाएंगे इस क्वेश्चन का। EMV क्या है? EMV चिप कार्ड्स भी सुने होंगे आपने, कई बार कहते हैं EMV वाले चिप कार्ड्स हैं ये, है ना। आजकल EMV चिप कार्ड्स आ रहे हैं, तो EMV का फुल फॉर्म पूछा है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मनी वेरिफिकेशन, दूसरा है यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीजा, तीसरा है इनहांस मॉनेटरी वैलिडेशन, फिर है इनक्रिप्टेड मशीन वेरिफिकेशन, लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग वॉलेट। बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में आया हुआ है और आपके आ सकता है, याद रखिएगा। लगाइए EMV।
सारे बच्चे लिखो कमेंट बॉक्स में आंसर बच्चों। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। याद कर लीजिए, इसे गड़बड़ करते हैं काफी बच्चे, रट लो। यूरोपे मास्टर कार्ड और वीजा, कहते नहीं है वीजा वाला मेरे पास है, मास्टर कार्ड है यूरोप, है ना, तो ये हमारे पेमेंट गेटवे कह सकते हो आप इन्हें, तो वो इसका फुल फॉर्म है। आइए नेक्स्ट। इन विच ईयर वॉज द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ऑफिशियली स्टेब्लिश्ड? बताओ, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन को हमारे वर्ल्ड में कब बनाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन लगाइए। सोचो, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, पहले बता रहा हूँ। BCBS फुल फॉर्म होती है, शॉर्ट फॉर्म है इसका, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन का कब बना? लगाइए भाई, लगाइए, आंसर लगाइए। चलिए बहुत बढ़िया। बच्चों देखो, ये जो बनाई गई थी 1974 बनाई गई थी, याद कर लो इसे, है ना। बेसल के बारे में बात करें तो बेसल एक जगह होती है जो आपके स्विट्जरलैंड में प्लेस है, याद रखिएगा, है ना। और वहीं पर ही एक कमेटी बनी थी उस समय 1974 में, और यहाँ की जो गाइडलाइंस हैं इसी कमेटी के द्वारा दी जाती हैं, जिसे बेसल गाइडलाइंस के बारे में बोलते हैं, बेसल नॉर्म्स कहते हैं, है ना। आइए नेक्स्ट। हु प्रिपेयर्स द एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया? बताओ, भारत में नेशनल इनकम के आंकड़े कौन निकालता है? नेशनल इनकम का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, जल्दी से फोड़ दो इस क्वेश्चन को। लगाइए। लगाओ बेटे, बेटा आंसर लगाओ सारे बच्चे। पढ़िए। पहला ऑप्शन RBI, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और फाइनेंस कमीशन। बहुत बढ़िया, NSO इज द 100% करेक्ट आंसर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे से आंसर लिखा आपने, बहुत अच्छा लगा जान के, बहुत बढ़िया, गजब का परफॉर्मेंस करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फोड़ दो। इन केस ऑफ एन ATM ट्रांजेक्शन फेल, बच्चों अगर कोई ATM ट्रांजेक्शन आप करते हैं और वो फेल हो जाए, तो भाई वेयर द अमाउंट इज डेबिटेड, मतलब खाते से पैसे तो कट गए लेकिन निकल कुछ नहीं आया। कभी कभी होता है ना बच्चों, हम ATM में गए, पैसा कट जाता है, पैसा आता है नहीं, तो भैया कंप्लेंट करेंगे। तो ये कह रहे हैं कितने दिनों के अंदर बैंक को आपकी कंप्लेंट सॉल्व करनी होगी RBI के अनुसार। RBI गाइडलाइंस कहती हैं कुछ इसके ऊपर, वही पूछा है, क्या क्या कहती हैं बताइए। पहला ऑप्शन T+2 वर्किंग डेज में, T+3 वर्किंग डेज में, T+5 वर्किंग डेज, T+7, या कोई लिमिट नहीं है। जो T का मतलब होता है डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस दिन घटना घटी है उसे T बोला गया है। ट्रांजेक्शन डेट है ये। लगाइए आंसर। लगाइए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुझे विश्वास है आप बिल्कुल सही लिखेंगे आंसर इस क्वेश्चन का, फटाफट बोलो। चलिए बहुत बढ़िया। T+5 इज द 100% करेक्ट आंसर। 7 मत कर देना, 7 पहले था, ठीक है, 5। T+5 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन वर्किंग डेज होने चाहिए, याद रखना। संडे मंडे कोई रक्षाबंधन वगैरह छुट्टी वुट्टी पड़ गई, दीपावली होली, तो नहीं जाएगी। चलो, व्हाट इज द मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन बैंक्स अंडर बेसल 3? बेसल 3 के तहत कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल कम से कम कितना मेंटेन करना कंपलसरी होता है? फोड़ दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं कई बार पहले भी करवा चुका हूँ, ये जानबूझ के करवाता रहता हूँ, क्योंकि भैया ये क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, फिर बुला देते हैं बच्चों को, इसलिए मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन परसेंटेज वाले रट जाएं आपको, जिससे आप पेपर में गलती ना करके आओ कभी भी। लगाइए आंसर। कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल जो होती है वो बेसल 3 के अकॉर्डिंग कितनी है, कितना परसेंट बैंकों को मेंटेन करना है इंडिया में? लगाइए। सोचो, देखो भाई, अब मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे बच्चों। जो बैंकों की कैपिटल होती है ना, जो पैसा होता है बैंकों की, वो दो प्रकार से डिवाइड होती है।
एक होती है टीयर 1 कैपिटल और एक होती है टीयर 2 कैपिटल। अब ये टीयर 1 कैपिटल होती है ना, ये भी दो प्रकार की है, CET1 और AT1। कॉमन इक्विटी टीयर 1 का फुल फॉर्म होता है कॉमन इक्विटी टीयर 1, और इसका मतलब होता है बच्चों AT1। AT1 मतलब एडिशनल टीयर 1। अब आरबीआई की गाइडलाइंस कहती हैं कि देखो, जो हमारी टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल है वो हमारा टीयर 1 7% होना चाहिए मेंटेन बैंक को, और टीयर 2 2% होना चाहिए, यानी कुल मिला के 9% मेंटेन करना कंपलसरी है। अब इसमें भी बंटवारे करें तो AT1 हमारा 1.5% होता है। अब आप माइनस करके खुद निकाल लो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 में से 1.5 रुपये गए, 5.5 रुपये बचेंगे। तो ये इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। कहीं लिखा है 5.5, ये लिखा है ऑप्शन नंबर बी में। बी इज द 100% करेक्ट आंसर। जिन्होंने बी लगाया वेल डन, बहुत बढ़िया। आइए ये भी याद कर लेना सब। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल। बताओ बच्चों क्या होगा सही उत्तर इस क्वेश्चन का। बढ़िया बढ़िया वाला क्वेश्चन आपसे मिलने आया है। फोड़ दो इस क्वेश्चन को। मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का प्रोसेस क्या कहलाता है? मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। तो उसका करेक्ट सीक्वेंस पूछा है कि कौन सा है सही रास्ता मनी लॉन्ड्रिंग करने का। मैं सिखा नहीं रहा, तुम मनी लॉन्ड्रिंग करना नहीं सोचो सर सिखा रहे हैं। हाँ, रास्ता बताना है जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मांगता है एग्जाम में, वो पूछा है। ये मैं सोच रहा कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ बच्चों। तीन तीन स्टेप्स होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग करने के। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, और तीनों स्टेप बाय स्टेप हम पता होने चाहिए। लगाओ, जल्दी लगाओ फटाफट, सारे बच्चे आंसर लगाओ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो सबसे पहले लगाओ ठिकाने, प्लेसमेंट, फिर लेयर चढ़ाओ और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट का मतलब मिला दो, सबको मिक्स कर दो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पढ़िए। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट इज द मेन लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल यूज बाय आरबीआई। आरबीआई के द्वारा इनमें से मुख्य रूप से कौन सा मैनेजमेंट टूल है जो इस्तेमाल होता है? लगाओ। अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे पढ़िए, आंसर लगाइए। सोच समझ के आंसर देना भैया, गड़बड़ मत कर देना, पहले बता रहे हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, आपके आंखों के सामने चोर है। पहला ऑप्शन MSF, दूसरा रिवर्स रेपो रेट, तीसरा 14 डेज वेरिएबल रेट रेपो ऑप्शन, चौथा OMO, लास्ट ऑप्शन है बैंक रेट। बताओ बच्चों। मेन लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल माने कि कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका यूज आरबीआई करता है? कहने का तात्पर्य यह है इस क्वेश्चन का। चलो बताते हैं बच्चों। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट का मतलब रेपो रेट। रेपो रेट होता है, रेपो रेट कहीं लिखा है? अब रिवर्स रेपो रेट के पीछे में चले आना, गलत कर दोगे। ये लिखा देखो, रेपो रेट ऑप्शन, खेला खत्म। सी इज द 100%। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एज पर द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेशन 2016 व्हाट इज द मिनिमम नोटिस पीरियड फॉर ए शेड्यूल मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन अभी आया हुआ है, IBPS PO में पूछा गया था ये क्वेश्चन, पिछले ही साल ही आया था ये लगाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रट लो इसे। यहाँ पे मैं दो चीज़ें और बताऊंगा, वो भी आपको याद कर लेनी है क्योंकि वो भी आई हुई है एग्जाम में। ठीक है, पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, फिर वो दो चीज़ें और बताऊंगा सोचिए बच्चों।
चलिए भाई, बहुत बढ़िया। देखो, सबसे पहले दो बातें और। नंबर फर्स्ट, अगर एग्जाम में पूछे कि माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग, मीटिंग के माइन्यूट्स कब जारी होते हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, तो याद रखना मीटिंग के 14वें दिन, 14th डे, याद रखें। दूसरा, अगर पूछता है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट कब जारी करता है, ये क्वेश्चन आया तो नहीं है, लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है आना चाहिए, और हो सकता है तुम्हारे पेपर में टपक जाए। तो भैया तैयार रहो ना, काहे को टेंशन करना। क्या मुहूर्त थोड़ी निकालना है कि आएगा तो हम भाई पहले सीखेंगे, गलती गड्ढे में गिरेंगे, फिर गलती नहीं करेंगे, है। तो इतना पढ़ ले, तो ये पढ़ो, MPR एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में बच्चों आरबीआई की जिम्मेदारी है, वो MPR निकालेगा। और मीटिंग का मिनिमम नोटिस पीरियड होता है 15 दिन। कितना? 15। जो आपने सही आंसर लगाया काफी बच्चों ने, लेकिन ये भी आप दोनों बातें आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट, till which date a PSL certificate considered valid for computation in NA and BC? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लगाओ। किस तारीख तक, बताइए, सोचो समझो जवाब दो। चलिए, बहुत बढ़िया। ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है भाई। आप खुद सोचो, फाइनेंशियल ईयर का डेट क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, खत्म। 31 मार्च के बाद तो ऑटोमेटिक वो PSL सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर्ड हो जाता है, फिर नया फाइनेंशियल ईयर हो जाता है स्टार्ट, और नए फाइनेंशियल पे नए टारगेट स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, खत्म। नेक्स्ट, विच कमेटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंडिया? बहुत धांसू क्वेश्चन हो। MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाने के लिए हमारे देश में कौन सी कमेटी आई थी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी बनाने का सुझाव देने वाली कमेटी, एक कमेटी थी, उसका नाम है, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप बताओगे ना, जल्दी बताओ, फटाफट आंसर लिख दो भैया, सोचो। हम्म। चलिए, बहुत बढ़िया। उर्जित पटेल कमेटी इज द 100% करेक्ट आंसर, वेरी गुड। याद रखना बच्चों, ये एक 6 मेंबर कमेटी है, और इसका चेयरमैन RBI के गवर्नर साहब होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, है ना। नेक्स्ट, स्मर्फिंग से आप क्या समझते हो? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एक बहुत प्यारा टर्मोलॉजी है स्मर्फिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। तो ये बताइए, स्मर्फिंग जो है वो क्या है आखिर? स्मर्फिंग का मतलब क्या है? सोचिए, लगाइए आंसर। व्हाट इज स्मर्फिंग इन मनी लॉन्ड्रिंग? लगाओ। चलिए बच्चों, देखो भाई, मनी लॉन्ड्रिंग का भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने एक बात बताई थी। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का प्रोसेस, है ना। अब आप बताइए, अगर किसी के पास मान लो करोड़ रुपए ब्लैक मनी है, वो व्हाइट में बदलेगा, तो एक काम का कैसे करेगा? तो भैया देखो, सीधी सी बात, उसे अलग अलग ठिकाने लगाएगा, है ना। वो इस तरीके से ठिकाने लगाएगा कि लोगों को उसके ऊपर डाउट ना हो, शक ना हो, है ना। तो उसे क्या करेगा, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्या करेगा? मल्टीपल मल्टीपल छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देगा, जिससे कि लोग उसे डिटेक्ट ना कर पाए। जैसे कुछ पैसा पैसा मान लो जमीन में लगा दिया, कुछ पैसा गोल्ड में लगा दिया, कुछ कहीं लगा दिया, कुछ कहीं लगाया, जिससे कि लोगों का डाउट ना जाए, और ऐसे ऐसे धीरे 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 सारा पैसा ठिकाने लग जाए। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? फाइनेंशियल टर्मोलॉजीज में स्मर्फिंग कहलाता है, जिसमें एक व्यक्ति अपने ब्लैक मनी को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करता है और उसे व्हाइट में बदलने का कोशिश करता है, जिससे कि लोगों को उसके ऊपर डाउट ना हो पाए। आइए, कहीं लिखा है ऐसा कुछ?
ये देखो लिखा हुआ है स्मॉलर वंस, है ना, खत्म कहानी। जीएसटी इज वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से लगाओ। जीएसटी बच्चों इनमें से कौन से सिद्धांत पर काम करता है? ये क्वेश्चन भी कई बार आता है एग्जाम में, और पता होना हमारी और आपकी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। अच्छा क्वेश्चन है ना, इसलिए लगाइए आंसर, पूछो। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फुल फॉर्म है इसका। जीएसटी कैसा टैक्स है जल्दी बताओ। पहला ऑप्शन है ओरिजिन बेस, दूसरा है प्रोडक्शन बेस, तीसरा है डेस्टिनेशन बेस, इनकम टर्नओवर। तो बच्चों ये तो मैंने कई बार आपको पढ़ाया भी, आपको याद भी होना चाहिए। हमेशा डेस्टिनेशन बेस्ड है। डेस्टिनेशन भी आ सकता है ऑप्शन में, या एक नाम और भी आ सकता है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स भी कहते हैं। जीएसटी इज ए कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन कह दो, कंजम्पशन कह दो, बात एक ही है। यानी कि ये उसको बेनिफिट देता है जहां पे उसे उपयोग में लाया जाता है, उसको कंजम्पशन किया जाता है ना। चलो नेक्स्ट हो, उड़ाइए भाई। केवाईसी इज मैंडेटेड अंडर विच मेजर एक्ट। बताओ बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। केवाईसी इनमें से किस एक्ट के तहत है? फोड़े, लगाइए आंसर। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे ना गलती करते हैं सब बच्चे, कुछ बच्चों ने करी है, वो गलती हमें सुधारनी है। क्या? ये दोनों मत लगा देना बच्चों, ये है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। एक्चुअली केवाईसी बच्चों मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को ही रोकने के लिए, उनको मजबूती दिलाने, मतलब एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। और इसको स्टिक इसलिए बनाया गया जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जा सके ना, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगाओ। डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, बच्चों बताओ कितने रुपए तक हमारे डिपॉजिट्स को इंश्योर्ड करता है? फोड़ो, लगाइए आंसर भैया। सोचो, दो ऑप्शन बहुत बढ़िया है भाई इसमें, सोच लो। चलिए बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, अब ये बात हमें पता है कि डीआईसीजीसी का फुल फॉर्म क्या है, ये तो आपके सामने है। कब बना ये बताता हूँ, 1978, हेड ऑफिस मुंबई। ये बच्चों जो इंश्योर करता है, हमारे डिपॉजिट को इंश्योर करता है अप टू 5 लाख रुपए। अब जैसे ही 5 लाख याद आता है, बच्चे कहते हैं अरे सर जी हट जाओ, 5 लाख हो गया सही। रुक जा भाई रुक जा, सब्र कर, आगे तो पढ़ ले। पर अकाउंट है, अकाउंट नहीं होता, डिपॉजिटर होता है, पर्सन होता है, कस्टमर होता है। 5 लाख रुपीज पर डिपॉजिटर पर बैंक, एक बैंक के लिए 5 लाख रुपए तक होता है। सावधानी हटी मिठाई बटी, है ना। सावधानी के साथ जवाब देना है बच्चों, गड़बड़ हो जाएगी ना तो। चलो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपके आईपीएस क्लरिकल में या पीओ में एक किसी एग्जाम में आया था, याद नहीं किस में आया था, बस आया था। कस्टमर मस्ट अप्रोच द बैंक फर्स्ट एंड वेट फॉर और रिप्लाई विद इन। बताओ, एक कस्टमर को पहले बैंक में जाना चाहिए और फिर रिप्लाई के लिए वेट करना चाहिए। अब ये बताओ कितने दिनों के लिए वेट करना चाहिए, आप बताओगे? जल्दी से बता दो सारे बच्चे सही उत्तर इस क्वेश्चन का, लगाइए आंसर।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बच्चों ये क्वेश्चन है बैंकिंग ओम्बड्समैन, याद आया? काफी बच्चे तो रिलेट ही नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को, कहाँ पूछ लिया सर, ये क्या पढ़ाया था आपने, कब पढ़ाया था? अरे सोचो, पढ़ाया था जब बैंकिंग ओम्बड्समैन टॉपिक पढ़ा था तो उसमें मैंने बोली थी बातें। देखो बातें ना, बहुत सी चीजें ऐसी होती है बच्चों जो लिखने की जगह समझने की होती है, समझने वाला क्वेश्चन। आपको मैंने बोला था कि अगर आपकी कोई भी बैंक से संबंधित कंप्लेंट है तो आप पहले कहाँ जाएंगे, पहले आप बैंक जाएंगे, ना कि सीधे ओम्बड्समैन के पास जाएंगे। बैंक जाएंगे, बैंक में आप अपनी कंप्लेंट देंगे, अब आपका काम खत्म। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कंप्लेंट को आंसर देना। अब बैंक का रूल है, आरबीआई का रूल है कि बैंक को विद इन 30 डेज आपको जवाब देना पड़ेगा, रिप्लाई देना पड़ेगा 30 दिनों के अंदर। अब फिर यहाँ पे आगे कहानी स्टार्ट होती है। अब हो सकता है आप उसके जवाब से सेटिस्फाइड हो जाओ तो मैटर क्लोज, नहीं होते तो आप आगे बढ़ेंगे, फिर आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाएंगे, है ना, ऐसे होता है। चलो नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट अंडर सरफेसी एक्ट? सरफेसी एक्ट के तहत बच्चों मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट क्या है? सोचो, लगाओ आंसर फटाफट। सरफेसी एक्ट, सोचिए भाई। हम्म लगाइए। चलिए बच्चों, सरफेसी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, और ये कानून आया था 2002 में। पहले तो ये आप याद करेंगे। इसको लागू होने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग होना जरूरी है। अगर कोई लोन अमाउंट या एनपीए ऐसा है जिसका आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए नहीं है तो सरफेसी एक्ट नहीं लगेगा, याद रखना। मिनिमम 1 लाख इज कंपलसरी। नेक्स्ट, अरे वाह, बहुत तगड़ा क्वेश्चन आया भाई ये तो। जल्दी बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगाओ बच्चों। डेरिवेटिव टॉपिक पढ़ा था, डेरिवेटिव, सोचो, दिमाग लगाओ। हिंट मैंने दे दिए डेरिवेटिव, और फोड़ दो इस क्वेश्चन को, लगाइए आंसर। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लेना, थोड़ा सा लेंथी ऑप्शन है भाई इसमें, लेकिन ध्यान से पढ़ के आप, मुझे विश्वास है बिल्कुल सही कर लोगे, बिल्कुल सही कर लोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो। लगाइए। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ स्टूडेंट सही जवाब की तरफ जा भी रहे हैं, कुछ गड़बड़ भी कर रहे हैं भाई, देखते हैं आइए। चलो आओ, तुम्हारी समस्या का मैं कर देता हूं समाधान। डेरिवेटिव में कौन सा होगा सही भाई? देखो बच्चों, याद करिए, दो चीजें बताई थी मैंने, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर बात करते हैं और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर बात बोले तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमारे स्टैंडर्डाइज होते हैं। याद करो, एक जुगाड़ बताया था, फ्यूचर में हमें अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, जब तो अच्छी नौकरी चाहिए। बस स्टैंडर्डाइज होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेड होते हैं। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कस्टमाइज होते हैं, ओवर द काउंटर होते हैं। ये हमारे एज ए ओवर ओवर द काउंटर का मतलब ये है कि पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होते, है ना। जैसे नेगोशिएटिव होता है ना, ऐसे हम ऐसे कह दो, ये सब्जी मंडी है। अब सब्जी लेने के लिए आप भैया एक सैनिटाइज जगह भी जा सकते हो, नॉर्मल मंडी में भी जा सकते हो, तो मोल भाव वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। आओ पढ़ो, फ्यूचर में हमें स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, फॉरवर्ड स्टैंडर्ड काट दो। देखो एक्सचेंज आ गया, सही लिखा है। ओवर द काउंटर, अरे बिल्कुल सही बात है, फोड़ दिया ऑप्शन नंबर बी, जिन दोनों ने सही दिया बहुत 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 अच्छा लगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मिलने आया है, फोड़ो। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पी नोट्स का क्या होता है प्राइमरी लक्ष्य? फोड़ दो बच्चा, क्या होगा आंसर? लगाइए आंसर सारे बच्चे, फोड़ो। ये भी थोड़ा सा समझने वाला अच्छा क्वेश्चन है। पी नोट्स फाइनेंशियल मार्केट का ही है, याद रखिएगा, सोचिए समझिए जवाब दीजिए, जल्दीबाजी मत करना।
लगाओ। सब बच्चे लिखो आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो बच्चों, पी नोट्स हमारे यूज होते हैं कब? जब कोई बाहर का पर्सन बिना सेबी से रजिस्टर्ड हुए इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की इच्छा रखता है, तो उसके पास एक जुगाड़ है, वो पी नोट का इस्तेमाल कर सकता है। तो एक कागज का टुकड़ा जिसमें कोई भी बाहर का पर्सन विदाउट सेबी रजिस्टर्ड हुए इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, उस कागज के टुकड़े का नाम है पी नोट्स, है ना। अब ऐसा कुछ है कहीं ऑप्शन में? टू रिटेल डोमेस्टिक, ये तो हो ही नहीं सकता डोमेस्टिक। फॉरेन इन्वेस्टर, हाँ ये तो है। देखो बिल्कुल सही बात है, विदाउट रजिस्टरिंग सेबी। अगर विद हो जाता तो गलत हो जाता बेटा, याद रखना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। व्हाट इज द पीएसएल टारगेट फॉर लैंडिंग टू माइक्रो एंटरप्राइजेस बाय डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक? बच्चों ये तो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ये पीएसएल टारगेट्स वाले जनरली हमारे एग्जाम में मिल ही जाते हैं, तो आपको बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर करना है, इनके परसेंटेज रट के जाने हैं। छोड़ो, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का सारे बच्चे आंसर लगा के देंगे। बिल्कुल सही जवाब चाहिए मुझे आप सबसे। सोचिए बच्चों। कितना परसेंट होगा पीएसएल वाला टारगेट? बहुत बढ़िया, 7.5% होता है, याद कर लो इसे, तो आसान है। चलो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द सीपी इश्यूअर हैज मिनिमम रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग स्टेपुलेटेड बाय आरबीआई। इनमें से कौन है जो ये देखेगा कि हमारा जो कमर्शियल पेपर को इशू करने वाले हैं कंपनीज वगैरह, उन्होंने मिनिमम जो रेटिंग है जो आरबीआई के द्वारा गाइडलाइंस दी गई उनको फुलफिल करा है? कौन देखेगा? पहला क्रेडिटिंग एजेंसी देखेंगी, आरबीआई देखेगा, आईपीए देखेगा, इशूइंग एंड पेइंग एजेंट देखेगा, सीबी देखेगा, या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज देखेंगे? ये अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है, सोचो। किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपको बताना है। चलिए, तो बच्चों याद रखिएगा, ये जिम्मेदारी होती है आईपीए की, इशूइंग एंड पेइंग एजेंट। इसके फुल फॉर्म भी याद रखना। और इशूइंग एंड पेइंग एजेंट के एग्जांपल बोलूँ तो एज ए बैंक, बैंक जो है कंपनीज को यहाँ पे मार्केट से फंड रेज करने में मदद करता है, एज ए आईपीए के तौर पर काम करता है। चलो लगाओ। विच इंटरनेशनल बॉडी पब्लिश वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक? बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके वगैरह सब जगह पढ़ते हो आप इस क्वेश्चन को, मुझे विश्वास है आप सही आंसर लिखोगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक वो है बच्चों, रिपोर्ट। बताइए किसकी रिपोर्ट है ये? कौन है इनमें से जो इस रिपोर्ट को जारी करता है? वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, अक्टांड या ओईसीडी? लगाइए आंसर। लगाइए भाई। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। ये बच्चों आईएमएफ की बहुत फेमस रिपोर्ट है। आईएमएफ का फुल फॉर्म तो आप जानते हैं ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 1945 में इसे बनाया गया था भैया आईएमएफ को। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, अमेरिका की राजधानी, है ना। हेडक्वार्टर वगैरह बच्चों आपके एग्जाम में पूछते हैं ना, अब ध्यान रखिएगा। अमेरिका में क्रिस्टलिना जॉर्जिया वे इसकी हेड हैं, और 191 मेंबर कंट्रीज इसके हैं इस समय। कितने देश हैं इसके? 191। इसकी एक बास्केट है बच्चों, से एसडीआर कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसे बच्चों एक नाम और याद रखना, पेपर गोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपर गोल्ड। इसका दूसरा नाम है पेपर गोल्ड। ये भी आ जाता है कभी कभी पेपर में, क्वेश्चन याद रखेंगे, है ना। ये 5 करेंसीज हैं इसके अंदर बास्केट में, वो भी याद रखिएगा कौन कौन सी। एक डॉलर है बच्चों, एक पौंड है, एक यूरो है, एक येन है, येन जापान का येन, और एक और है रेनमिनबी। सुना है नाम? रेनमिनबी, मिनबी चाइना की है भैया, ऑफिशियल करेंसी प्रेजेंट में चाइना, रेनमिनबी। ये 5 करेंसीज को मिलकर बनी है बास्केट, जिसे एसटीआर के नाम से जानते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेना, स्पेशल ड्राइंग राइट्स।
पेपर बोर्ड भी कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट लगाओ, पढ़िए भाई। विच बैंकिंग मॉडल रेफर्स टू द बैंक्स वर्किंग विदाउट एनी फिजिकल ब्रांच नेटवर्क एंड ऑपरेटिंग एंटायरली ऑनलाइन? बच्चों आजकल के जमाने का क्वेश्चन है, सोचो लगाओ आंसर, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, पढ़िए। चलिए बच्चों बताओ भाई, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सारे बच्चे, वेरी गुड। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ऐसा जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि हर चीज़ वो हो रही है, डिजिटल हो रही है, ऑनलाइन वर्चुअल हो रही है ना, उसी पर बेस्ड है। तो अगर कोई बैंक ऐसा है जो इस तरीके से काम करता है, तो पूरी तरीके से ऑनलाइन है, उसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है, तो उसे बोलते हैं नियो बैंकिंग, इट्स कॉल्ड नियो बैंकिंग, याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो आज भाई यहीं तक की लगाएंगे अपनी मैराथन क्लास में कहानी, बाकी जो हम फिर आपसे मिलेंगे। अभी आपके और भी टीचर्स हैं जिनकी क्लासेस हो रही है, तो चलिए अब आपसे दूसरे सर मिलने वाले हैं, है ना। दूसरे टीचर आपके साथ आएंगे जो अपने क्वेश्चंस लेके आएंगे और आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं फिर हम जल्द ही आप सबके साथ। और आप सभी को मेरी तरफ से भाई, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे तैयारी करिए, पढ़िए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए।